स्नातक तृतीय वर्ष के प्रिय बच्चों, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा विरचित है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से होती थी वह सब विवेचन किया गया है। आधुनिक समय में भी याज्ञवल्क्य स्मृति की महती भूमिका समाज के विविध कार्यों को संपन्न करने में दिखाई देता है। अस्तु आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति का दाएं भाग लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं, जिसमें संपत्ति के बंटवारे को लेकर के और बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समस्मृतः अनेक पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना। अर्थात पैतामही पौत्राणां विभागे विशेषम आह। इसका अन्वय है, सामान्यार्थ समुत्थाने तु समः विभाग स्मृतः अनेक पितृकाणां तु पितृतः भाग कल्पना भवति। अर्थात सामान्यार्थ समुत्थाने अविभक्तस्य साधारणस्य अर्थस्य संपदः समुत्थाने भ्रातरः संभूय कृषिवाणिज्यादिना सम्यक् वर्धने तु समं समानः विभागः पृथक् पृथक् अंशः स्मृतः करणीयः। अनेक पितृकाणां पितामहानां द्रव्ये पौत्राणां तु पितृतः स्वपितृद्वारेण एव पैतामह द्रव्ये भागस्य विभागस्य कल्पना योजना भवति। अर्थात जिस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो, उसे जो कोई खेती या व्यापार करके बढ़ावे तो उस सब उत्तराधिकारियों का बराबर ही भाग होता है, तथा पितामह यानी दादा के धन में अपने अपने पिता का भाग विभाजित कर अपना अंश ग्रहण करें। बहुत सुंदर व्यवस्था तत्कालीन समाज में की गई है, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर कह रहे हैं, भूरिया पिता महोपात्ता निबंधो द्रव्यमेव वा तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुपुत्रस्य चैव हि। अर्थात पिता महोपात्ता या भूः निबंधः वा द्रव्यमेव तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं हि सदृशं स्यादेव। अर्थात पिता महोपात्ता पितामहेन अर्जिता या भूः शालिक्षेत्रादिका भूमिः निबंधः इयन्ति इत्यादि उक्तलक्षणः वा अथवा द्रव्यमेव सुवर्णरजतादिरेव तत्र तस्यां क्षेत्र सुवर्णरजतादि संपत्तौ पितुः जनकस्य पुत्रस्य पौत्रस्य च स्वाम्यं प्रभुत्वं हि सदृशं समानं स्यादेव भवेदेव। अर्थात जो भूमि निबंध यानी रोजीना और धन पितामह ने कमाया हो, उसमें पिता और पुत्र का समान अधिकार होता है। तो पिता और उसके पुत्र सबका समान अधिकार होता है, क्योंकि दादा का धन है। उसके विषय में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। फिर कह रहे हैं, विभागोत्तर कालम उत्पन्नस्य पुत्रस्य कथम विभाग कल्पना इत्यतः। अर्थात पिता के जाते ही पुत्र का विभाग हो चुका हो और तब सवर्ण जाति की जो स्त्री है उसमें कोई पुत्र उत्पन्न हुआ हो, तो वह अपनी माता के साथ ही पिता का भी भाग पाए, और पिता के बाद भाई आपस में विभाग करें, तो उसके बाद जिसका जन्म उनके ही पिता से हुआ हो किंतु वे न जानते हों, ऐसा और पुत्र उनकी माता से उपजे तो आय व्यय शोधन कर मुजरा देकर जो धन शेष रहे
तो उसमें से पुत्र को भी भाग दे दें। ऐसा कहते हुए याज्ञवल्क्य स्मृतिकार कहते हैं, विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायाम विभाग भाग दृश्याद्वा तद विभाग स्यात् आयव्यय विशोधितात्। अर्थात विभक्तेषु सवर्णायाम जातः सुतः विभाग भाग भवति तद विभागः आयव्यय विशोधात् दृश्यात् स्यात्। अर्थात विभक्तेषु विभाजितेषु पुत्रेषु पश्चात सवर्णायाम समान वर्णायाम भार्यायाम जातः उत्पन्नः सुतः पुत्रः विभाग भाग पित्रोरूर्ध्व तयोः भागं भजति। तद विभागः भ्रातृविभागोत्तर काल समुत्पन्नस्य विभागः आयव्यय विशोधितात् आयः सततम उत्पद्यमानं व्ययः पितृकृत वर्णापाकरण विशोधितात् संशोधितात् दृश्यात् भ्रातृभिः गृहीतात् धनात् स्यात् तद्भागो भवेत्। इस प्रकार से जो संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर के महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत सुंदर रूप से इसका प्रवचन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, यदि विभक्त है पिता माता व विभक्ताय पुत्राय स्नेहवशात् आभरणादिकं प्रयच्छति तत्र विभक्त जेन दान प्रतिषेधो न कर्तव्यः नापि दत्तम प्रत्याहर्तव्यमित्याह। इसलिए वो कह रहे हैं, पितृभ्याम यस्य यद दत्तम तनस्यैव धनम भवेत्। अर्थात पितुरूर्ध्व विभागेपि मातुः स्वपुत्रम् आंशित्वं दर्शयितुमा पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्। अन्वय है इसका, पितृभ्याम यस्य यद दत्तम तत् तस्य एव धनम भवेत् पितुः ऊर्ध्वं विभजतां माता अपि समम अंशम हरेत्। अर्थात पितृभ्याम जन्मदातृभ्यां मात्रा पित्रा च विभक्ताभ्यां यस्य पुत्रस्य कृते यद् दत्तं यत् किंचिदपि अलंकारादिकं प्रदत्तं तत्सर्वमपि तस्य पुत्रस्य एव रिक्थं धनं रिक्थं भवेत् स्यात् पितुः जनकस्य ऊर्ध्वं देहत्यागानन्तरं विभजतां रिक्थस्य विभागं कुर्वतां मातापि जननी अपि समं पुत्रांश समं अंशं भागम हरेत लभेता लब्धुम अर्हति। अर्थात पिता के द्वारा उत्तराधिकार में जो धन पुत्र आदि को दिया जाता है वह सब उसका ही होता है, किंतु पिता के देह त्यागने पर, संपत्ति के बांटे जाने पर माता को भी समान अंश छोड़ देना चाहिए। अर्थात संपत्ति का बंटवारा जब हो तो माता का भी एक अंश उसमें होता है, माता का भी समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। इस प्रकार से फिर आगे और कह रहे हैं, पितरि प्रेते यद्य संस्कृता भ्रातरः सन्ति तत्संस्कारे कोऽधिक्रियत इत्यतः असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृतैः विशेषमा असंस्कृतासु भगिनीषु भगिन्यश्च निजादंशा दत्वांशं तु तुरीयकम्। इसका अन्वय है, पूर्व संस्कृत ही भ्रातृभिः असंस्कृता तु संस्कार्या न निजात अंशा तुरीयकम अंशं च दत्वा भगिन्यः असंस्कृतः संस्कार्या। पूर्व संस्कृत ही विवाहादि संस्कार संपन्न भ्रातृभिः पितु ऊर्ध्वं द्रव्यं विभजद्भिः सहोदरैः असंस्कृतः उपनयनं विवाहादि संस्कारैः असंस्कृतः भ्रातरः तु संस्कार्या संस्कर्तव्यः तु किन्तु असंस्कृतः भगिन्यः यदि भवन्ति तर्हि निजात आत्मनः अंशात् भागात् तुरैयैक अंशं चतुर्थ भागं दत्वा प्रदाय भगिन्यः स्वसारः अंशः भगिन्यः कर्तव्यः। यदि पिता जीवित न हो तो जिन बड़े भाइयों का विवाह आदि संस्कार हो चुका है
उनके द्वारा छोटे भाइयों का यज्ञोपवीत विवाह आदि संस्कार कर देना चाहिए। और जो बिना ब्याही बहन हो तो उस जाति की स्त्री से उत्पन्न हुई हो, उस जाति के पुत्र को जैसा अंश मिल सके वैसा एक अंश पृथक करके उसमें से चौथाई भाग देकर विवाह कर देना चाहिए। इस प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर के, और वह बंटवारा किस प्रकार से होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, यह सब विवेचन याज्ञवल्क्य स्मृति के दाएं भाग में किया है। अस्तु हम इसे आगे के अंश को लेकर अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।